Good morning, dear students. Today we'll discuss the application of determinants. ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हमें कुछ सेगमेंट हैं. जैसे पहला है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. So there in NDA there is a sum, means from this area 1 or 2 problems. See that those sums sometimes you can solve by matrix method also, but the same concept in matrix and here it is applied. Fine. To solve the non-homogeneous equation or homogeneous equation, or if it is given, then find the value of k and nature of solution. So these are few areas which we have to deal in system of linear equation and in fact in application of determinants. Fine. So we'll start with this system of linear equation. See what is very important here कि स्टूडेंट को इक्वेशन की नेचर समझ में नहीं आते हैं एंड देन दे आर अनेबल टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, पहले लिखा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज 2 टाइप्स. वन इज होमोजीनियस इक्वेशन, अनदर इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड होमोजीनियस इक्वेशन हाउ इट लुक्स लाइक. सो आप देखिए होमोजीनियस इक्वेशन में मैंने a1x b1y c1z इक्वल्स टू 0 लिखा है, यानी ये जो RHS पार्ट है ऑल आर 0. Then we can say it is a homogeneous equation, right? Let's say if I have written 2x plus 3y minus z equals to 0, x plus x minus y plus z equals to 0, 2x minus 8y plus 3z equals to 0. So this set of simultaneous equation is known as homogeneous equation. So ऐसे homogeneous equation को solve करने के लिए हम with that determinant का help लेते हैं, correct? या इनके नेचर के बारे में कि इनका सोल्यूशन कैसा होगा, नॉन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा या नॉन जीरो सोल्यूशन होगा. सो दैट वी विल टेक हेल्प फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स, इसलिए इसे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के अंदर रखा गया है. सो नाउ वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज होमोजेनियस इक्वेशन. ठीक है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है. अब इसके सोल्यूशन के पे बात करेंगे. तो मैंने पहले इसका डेल्टा लिखा है, ये डिटर्मिनेंट डेल्टा. आई टुक द कोफिशिएंट्स ऑफ x y z हियर, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट दिस. इसकी कुछ वैल्यू होगी. ठीक है, कहता है अगर इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 देन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन. नॉन जीरो सॉल्यूशन मींस नो जीरो सॉल्यूशन. इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 देन नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे. करेक्ट. डेल्टा इक्वल्स टू 0, जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो ये कोफिशिएंट्स आपने यहाँ डाला तो इस डेल्टा अगर 0 हो रही है तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा होगा, नॉन जीरो सोल्यूशन होगा. ठीक है. सेकेंड में है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन अगेन डेल्टा इक्वल्स टू 0. अगर इसकी डेल्टा इक्वल्स टू 0 हो गई तो इसके सोल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. करेक्ट. थर्ड मैंने लिखा है अगर डेल्टा 0 हुआ फिर से इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा जिसको कंसिस्टेंट भी कहते हैं. कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड भी यूज होती है. इनकंसिस्टेंट हम यहाँ भी यूज करते हैं नॉन जीरो सोल्यूशन में, और यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में भी कंसिस्टेंट यूज करते हैं. ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है, कंसिस्टेंट लिखा हो या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन लिखा हो. ठीक है, अगर ट्रिवियल है तो वो यहाँ चलाएगा फर्स्ट में. तो ये हमें नेचर आपको समझ के लेना है. नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यानी या कंसिस्टेंट, तो डेल्टा इक्वल्स टू 0, यानी डेल्टा 0 है तो नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या है फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. डेल्टा 0 है तो यहाँ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस भी आप कह सकते हैं. ठीक है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन के नेचर ऑफ सोल्यूशंस है. तो ये तीनों पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है कि डेल्टा 0 आ गया तो उस इक्वेशन का नेचर क्या हो जाएगा, नॉन जीरो सोल्यूशन. करेक्ट. नेक्स्ट है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. थर्ड इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दिया हुआ है तो मिसिंग कुछ के वगैरह निकालना है, दैट वी कैन कैलकुलेट. करेक्ट. तो ये थर्ड वाला ज्यादा एनडीए में पूछी जाती है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट होमोजेनियस इक्वेशन एंड देयर नेचर ऑफ सॉल्यूशन मींस डेल्टा इफ यू कैलकुलेट दैट इज सफिशिएंट टू टेल द नेचर ऑफ सॉल्यूशन. नेक्स्ट है हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, लुक एट दिस, मैंने ऐसे लिख रखा है a1x plus b1y c1z equals to d1,
a2x प्लस b2y प्लस c2z d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे, ऑल 3 जीरो नहीं होगा, 2 जीरो हो सकता है, एक कोई कांस्टेंट, एक कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, या तीनों ही नॉन जीरो होने चाहिए। सो इट हैज d1 d2 d3 कांस्टेंट्स। देखिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दिया 2x प्लस 4y 5y इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 3। तो ये सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसमें मैंने लिख रखा है जनरल सॉल्यूशन और क्रैमर्स रूल। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जनरल जो सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, और इनको सॉल्व करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, और फिर दो वेरिएबल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x y z आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। सो मैंने मेंशन हियर जनरल सॉल्यूशन लिख रखा है। सेकंड आई हैव रिटन क्रैमर्स रूल, करेक्ट। क्रैमर्स रूल से भी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जहां पे आपको मैंडेटरी मेंशन किया है कि क्रैमर्स रूल से सॉल्व करें। तो क्रैमर्स रूल में हियर ऑल ऑफ यू अवेयर, सबसे पहले हम इसका डेल्टा कोफिशिएंट निकालते हैं। सो विल स्टार्ट विद दिस क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में बेसिकली क्या करते हैं, पहले हम डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, ये यहाँ आ गया। फिर वहाँ पे हमने डेल्टा एक्स बनाना होता है, ठीक है। डेल्टा एक्स यानी एक्स के कोफिशिएंट पे जो भी है, वहाँ पे ये d1 d2 d3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो डेल्टा एक्स, तो x इक्वल्स टू हमारा डेल्टा एक्स बाई एक्स आ जाता है। सिमिलरली y डेल्टा y बाई y एंड z इक्वल्स टू डेल्टा z बाई z। तो ये क्रैमर्स रूल से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे डेल्टा x कैसे कैलकुलेट होगा, जो x का कॉलम है इस कॉलम में ये d1 d2 d3 आ जाएगा। जब आप डेल्टा y कैलकुलेट करेंगे तो इस y वाले कॉलम में ये d1 d2 d3 आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। ये आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। जब डेल्टा x डेल्टा y और फाइनली डेल्टा z में z वाले कॉलम में ये होगा, और ये एलिमिनेट कर देंगे, 5 4 1 वहां नहीं होगा, वहां 3 1 2 आप लिखेंगे, ठीक है। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट x y z फ्रॉम क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल से इस तरह से आप निकालते हैं। ये तो वे डियर सोल्यूशन की बात की, हम नॉन होमोजीनियस को या तो जनरल सोल्यूशन मैंने उसको बोल दिया, जिसको आप साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या फिर वी कैन गो बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। अब आते हैं डियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस पे, कि इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन हमें कैसे पता लगेगा। तो ये यहाँ का टर्म देखिए, मैंने यहाँ क्रैमर्स रूल लिखा, यानी क्रैमर्स रूल के हेल्प में अगर क्रैमर्स रूल से आप डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड कैलकुलेट करते हैं, तो पहला लिखा है फॉर यूनिक सोल्यूशन डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये जो पहला डेल्टा निकालेंगे आप, डेल्टा कोफिशिएंट क्या है इनका, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड, ये है डेल्टा। तो ये यूनिक सोल्यूशन देगा अगर डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो है, डेल्टा जीरो नहीं है, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस, इसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। क्रैमर्स रूल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि क्रैमर्स रूल से आपके डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ डेल्टा इक्वल्स टू जीरो, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई, नॉन होमोजीनियस इनके कोएफिशिएंट ये अगर जीरो आ गई डेल्टा, एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो। डेल्टा वन मैंने इसको बोल दिया एक्स को डेल्टा वन, ठीक है, डेल्टा टू बोल दिया वाई को डेल्टा टू, एंड ये डेल्टा थ्री जेड वाला। सो कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा थ्री नॉन जीरो, कोई एक, पहले तो डेल्टा इक्वल टू जीरो वो अगर आ गई, ठीक है, और एटलीस्ट वन ऑफ देम डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, यानी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो वो नो सोल्यूशन के अंदर आएगा। किस सोल्यूशन में आएगा, नो सोल्यूशन। किसके लिए, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये चीज हमें ध्यान रखना है किस तरह की इक्वेशन के साथ आप ड्रिल कर रहे हैं। तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर पहले आपने डिटरमिनेंट निकाला, फिर डेल्टा वन या डेल्टा एक्स बोलो, डेल्टा टू या दैट इज डेल्टा वाई, एंड डेल्टा थ्री डेल्टा जेड। अगर नो सोल्यूशन है तो डेल्टा इक्वल्स टू जीरो, या डेल्टा जीरो आया तो नो सोल्यूशन होगा, और हमें फर्दर भी वैल्यू कैलकुलेट करने होंगे डेल्टा एक्स का, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। अगर डेल्टा एक्स
या डेल्टा वाई नॉन जीरो आया तो वो नो सोल्यूशन हो गया। फाइन। एट द एंड थर्ड में हमने लिख रखा है कि d1 d2 d3 d इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स ये सारे जीरोज आ गए, डेल्टा जीरो, डेल्टा 1 जीरो, डेल्टा 2 जीरो, डेल्टा 3 जीरो, सारे जीरो आ गए तो वो हो गया इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। उस इक्वेशन का नेचर क्या हो जाएगा? इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये नॉन होमोजीनियस के नेचर ऑफ रूट्स हो गए, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा एंड इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे। तो ये जो मैंने चार्ट प्रोड्यूस किया है, चार्ट दिखाया आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इतनी मिनिमम इंफॉर्मेशन आप दिमाग में रखें सो यू विल बी एबल टू सॉल्व द एनडीए प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है डियर, सो इसको गो थ्रू कर लें एक बार। आई बिलीव इसको आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो विदिन इसको नोट कर लें, मैंने ऐसे नोट्स में भी मैं भेज दूंगा ये दिस इंटायर चार्ट। ठीक है, सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को का डिफरेंस हमें हमेशा समझ के रखना है। होमोजीनियस के अंदर हमने नॉन जीरो सोल्यूशन, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल डिस्कस किया। फिर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी हैव जनरल सोल्यूशन एज वेल एज क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल यू नो कैसे कैलकुलेट करना है, डेल्टा पहले निकालते हैं, फिर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, एंड देन नेचर ऑफ सोल्यूशन में कैसे कर रखा है। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं होगी, नो सोल्यूशन में डेल्टा इक्वल्स टू जीरो होगा, और वन ऑफ देम डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई या डेल्टा जेड नॉन जीरो होना चाहिए। और फाइनली इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में सारे वैल्यूज जो हैं वो जीरो होने चाहिए, एंड ऑल दीज आर फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, सो इसको आप रिकैप, इसको आप ध्यान में रखेंगे दैट दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनडीए के लिए दिस मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। ठीक है डियर, सो नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग कपल ऑफ problems based on this. Look at this. नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ध्यान में रखना है। कुछ सम में नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाते हैं और कुछ में मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए पूछी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस ky प्लस 5 इक्वल्स टू 0, kx माइनस 12y माइनस 14 इक्वल्स टू 0 बी कंसिस्टेंट और नॉन ट्रिवियल लिखा है, ट्रिवियल, देन k इज, ठीक है, k की वैल्यू चाहिए। सो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होमोजीनियस है, ये लुक एट दिस 0 0 0, और कंसिस्टेंट या नॉन ट्रिवियल। सो वी नो दैट इन नॉन ट्रिवियल व्हाट वी नो, डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 की इक्वल। पहले इसके डिटरमिनेंट या डेल्टा कैलकुलेट कैसे करेंगे, कोफिशिएंट्स लिख लें, 2 3 5 1 k 5 k माइनस 12 और ये माइनस 14। ठीक है, अब आप यहां देखो, यहाँ x और y है, z नहीं टर्म है, लेकिन ये कांस्टेंट को हमने इधर ले लिया तो ये बन गया होमोजीनियस, ऑल आर जीरोस, ये सारे कांस्टेंट इधर हैं, ऑल बिकम्स होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस के नॉन ट्रिवियलिटी के लिए क्या होती है, डेल्टा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो दिस शुड बी 0। ये 0 दी हुई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये नॉन ट्रिवियल मेंशन है, तो यहाँ से अपने को k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, सो व्हेन यू एक्सपेंड एंड ऑल, सो यू विल गेट द वैल्यू -6 और 17/5। ये k की वैल्यू निकल के आ रही है। ऑप्शन में, पेयर में ऑप्शन है, तो वन ऑफ द ऑप्शन -6 और 17/5। आई बिलीव यू नो हाउ टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, अब तक तो आपको क्लियर है, पता ही है। ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -6 और 17/5।
नॉन ट्रिवियल दी हुई थी ये होमोजीनियस इक्वेशन, और इसका नेचर दिया हुआ है कि ये नॉन ट्रिवियल है या कंसिस्टेंट है, तो के की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। ठीक है डियर। एक और सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखते हैं। If the system of equation x plus ky minus z, 3x minus ky minus z, x minus 3y plus z has non-zero solution for k, then k is, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे क्या लिख रखा है, नॉन जीरो, और ये होमोजीनियस है। नॉन जीरो सोल्यूशन, अगेन डेल्टा क्या होना चाहिए, जीरो। वी हैव सीन इन डिस्कशन होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन जीरो सोल्यूशन में डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो डेल्टा अब यहाँ से इसके कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करें, 1k माइनस 1, दिस इज 3 माइनस k माइनस 1, 1 माइनस 3 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करेंगे, सो आफ्टर एक्सपेंडिंग वी हैव k इक्वल्स टू 1, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कीजिए एंड k की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, 1। सो दिस होमोजीनियस इक्वेशन इफ इट हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1। वो कैसे, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो सोल्यूशन है, होमोजीनियस है, सो डेल्टा इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गया। डिटर्मिनेंट कौन से हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स। ठीक है, और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके k की वैल्यू यू कैन कैलकुलेट। फाइन डियर, इस तरह के ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। बस अपने को नेचर ऑफ इक्वेशन समझना है कि कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा नॉन होमोजीनियस है, और क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। होमोजीनियस है तो उसमें नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में मेंशन किया रखा होगा, उससे आप मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। या इक्वेशन दी हुई है और नेचर बताना है, तो अपने को उनके फीचर्स पता है, होमोजीनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन के नेचर और नॉन होमोजीनियस के सॉल्यूशंस के नेचर। Again, one system of linear equation ठीक है। So again, it's a homogeneous equation 0 0 0 and we'll have non-zero solution, correct? So non-zero solution है तो फिर से क्या हो गया, डेल्टा डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। अब हम डिटर्मिनेंट कलेक्ट कर लें, कोफिशिएंट इनके एक्स वाई जेड के, आई बिलीव एक्स है, सो लैम्डा 1 1 माइनस 1 लैम्डा 1 माइनस 1 माइनस 1 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पे लैम्डा की वैल्यू एक 0 आ रही है और दूसरा एक इमेजिनरी रूट्स आएगा, 3 रूट होंगे, लैम्डा क्यूब दिख रहा है ऐसे इंटू करने पे, तो 3 रूट आएंगे, 2 इमेजिनरी एक रियल, सो लैम्डा इक्वल्स टू 0 इज द करेक्ट आंसर व्हेन यू एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो नॉन जीरो सॉल्यूशंस मिसिंग लैम्डा की वैल्यू, दिस वे वी कैन कैलकुलेट, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन, इवन इन्फाइनाइट मेनी सोल्यूशंस आया होमोजीनियस का, तो भी आप डेल्टा इक्वल्स टू 0 कर देंगे।
ठीक है। The equations 2x plus 3y plus 4 equals to 0, 3x plus 4y plus 6 equals to 0, 4x plus 5y plus 8 equals to 0. Consistent with unique solution. These are options. Nature of solution बताना है. Inconsistent, consistent with infinite solution, and D is none. ठीक है. Now this time in this question we have to tell the nature of solution. कि क्या वो कंसिस्टेंट है विथ यूनिक सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट है, या कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. ठीक है, या लास्ट इज नन. सो देयर इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप क्रैमर्स रूल, क्योंकि अगर मैं 4 को इस साइड लूँ -4 -6 -8, ठीक है, तो क्रैमर्स रूल ये बन जाएगा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए आपने क्या करना होता है, डेल्टा या डी डेल्टा पहले निकालेंगे आप. तो इस इक्वेशन का लेट्स से डेल्टा 0 आ गया, डेल्टा 1 भी 0 आ गया, डेल्टा 2 भी 0 आ रहा है और डेल्टा 3 भी 0 आ रहा है. दैट इज डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z और डेल्टा सारे वैल्यूज 0 आ रहे हैं. तो वो कहाँ चला जाएगा, कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर. सो व्हाट वी हैव, डेल्टा कैसे कैलकुलेट किया आपने, x और y. ठीक है, इस इक्वेशन में डेल्टा आपने क्या निकाल लिया, 2 3, ठीक है, 2 3 4 3 4 5 एंड 4 6 8 आया. इसकी वैल्यू आपने देखा तो ये 0 आ रहा है. फिर डेल्टा x निकाल लिया या डेल्टा 1, डेल्टा 1 में ये 0 0 डालेंगे तो 0 होना है. डेल्टा 2 में फिर ये 0 0 y पे आएगा तो भी 0 हो जाएगा. सो ऑल इज कमिंग 0. ठीक है, सो यू हैव सीन इन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कि वहां पे अपने क्या देखा था, सारे वैल्यू 0 हैं तो वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे. ठीक है, एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे. क्वेश्चन इज, if the system of equations has non-zero solution, then A, B, C are in where? AP, GP and HP none. ठीक है, so it has non-zero solution. और ये कैसा इक्वेशन दिख रहा है हमें, होमोजीनियस, ऑल आर जीरोस. तो इसका पहले डेल्टा हम देख लें. डेल्टा इक्वल्स टू 1 4 A, 1 3 B, 1 2 C. करेक्ट. ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 0. वाई, बिकॉज इट हैज नॉन जीरो सोल्यूशन. राइट. अब इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपैंड करते हैं. आफ्टर एक्सपैंडिंग एंड सिंप्लीफाइंग वी विल रिच समवेयर हियर 2ac अपॉन a प्लस c. तो ये क्या शो करता है अपने को, hp. abc are in hp, then b equals to 2ac upon a plus c we can get. When you expand this equal to 0, तो आप यहाँ पहुंचेंगे और ये क्या बता रहा है, abc are in hp. Correct. So again, what is very important, homogeneous equation and non-zero solution. For this delta equals to 0 and then you expand the determinant, you will reach the desired answer. Fine. Now dear, next video में we will see some application in determinants in geometry.
in geometry, what application of determinants.